नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने क्लास 10th सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म लेकर आया हूं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी जगह के लिए, चाहे वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक पूरा कंट्री क्यों ना हो। और हमारे देश में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी सक्सेसफुल रहा है। लेकिन हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेसफुल केवल इसलिए नहीं रहा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे हुए हैं उसको लेकर, बल्कि मेन वजह यह रही है कि हमारे देश में जिस तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो मेन वजह रही है। हमारे देश में जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, हमारे देश में जो डिजायर है लोगों के मन में कि हम सब मिलकर रहेंगे, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाते हैं। चलिए इसको ही हम थोड़ा समझते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी हमारे देश की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। चलिए इसको शुरुआत करने से पहले, लिंग्विस्टिक स्टेट को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। हमारे देश में 90%, मैं 100% नहीं कहता हूं किसी चीज में, यहां पर 90% केसेस में आपने एक चीज देखी होगी, जब दो या दो से ज्यादा भाई होते हैं और जब वो एक साथ मिलकर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो देखा गया है कि प्यार होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई होगी, ये नहीं होगा, उनमें प्यार ज्यादा होता है, या फिर वो जो अलग अलग रहते हैं, एक वहां एक यहां रहता है, और जब वो बाद में मिलते हैं तो प्यार ज्यादा होता है। शायद आप मेरा आंसर समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मेरा आंसर भी समझ गए होंगे मेरी बातों से ही। लिंग्विस्टिक स्टेट भी यही एक्सपेरिमेंट था इंडिया का। जब आप इंडिया का मैप देखोगे ना 1947 का और उसके बाद का, यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस, डिवीजन ऑफ स्टेट्स किए गए। अब जो डिवीजन किए गए ना, उसके पीछे भी कई सारे फैक्टर्स थे। वो जगह लिखते हैं ना, वो जगह कैसी है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, वहां के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, लिंग्विस्टिक चीज है, और वहां पर कल्चर कैसा है, इस बिहाफ पर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि इनका मानना था कि एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसे कल्चर के पीपल अगर एक साथ रहेंगे तो ज्यादा यूनिटी रहेगी। जब ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था ना, तब हमारे देश के लीडर्स ने इसका विरोध भी किया था। उन्हें लगता था कि अगर हम ऐसे स्टेट को डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारे देश की यूनिटी नहीं होगी। तो हमने एक रिस्क लिया, चलो डिवाइड करके देखते हैं। और जब डिवाइड किया तो हमने क्या पाया कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब खुद देखिए, हमारे देश में तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। और महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, इसी तरीके से केरला में मलयालम। तो हमारे देश में कई सारे स्टेट्स ऐसे जो उनकी लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जरा सोचना, यूपी से उत्तराखंड अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ज्योग्राफिकल एरिया अलग था। उत्तराखंड एक हिमालयन एरियाज में आता है और उत्तर प्रदेश एक प्लेन एरियाज में आता है। इसी तरीके से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, एमपी से हुआ था, यस, बिहार से झारखंड। तो ये सारे चीजें इनके जो ज्योग्राफिकल एरियाज थे उसके हिसाब से डिवाइड किए गए थे। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और हमारे देश में अब लोग जो है वो ज्यादा खुश हैं। एक साथ होते या अलग अलग भाषा के बोलते तो शायद इतने खुश नहीं होते। आप खुद देखिए, अगर आपकी क्लास एक मल्टीलिंग्विस्टिक होती जिसमें अलग अलग भाषा के लोग होते, एक टीचर आता, वो एक 10 मिनट के टॉपिक को 1 घंटे में समझा पाता,
उसकी भाषा में समझाओ, उसकी भाषा, तो शायद नहीं रह पाते कंट्रीब्यूशन। जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती क्लास में वही रूल करता। इसी के साथ मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक समझा रहा हूं वो है आपका लैंग्वेज पॉलिसी। ये बहुत इजी है। हमारे देश की लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है किसी को भी। हिंदी इज जस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ जैसा स्टेट वहां की वैसी ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के अलावा हमारे देश में 21 लैंग्वेजेस और बोली जाती है, और हमारे देश में हर स्टेट में अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी। किसी भी एक भाषा को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था 1965 में हमारे देश में सोचा गया था कि इंग्लिश को डिसकंटिन्यू करेंगे हम, और उसकी जगह हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे इंग्लिश की तरह। लेकिन इसका विरोध किया था उन स्टेट्स ने जो नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, और वो विद्रोह काफी रिवॉर्ड्स में ही बदल गया होता। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया, हिंदी को हटाकर इंग्लिश को कर दिया गया था फिर से। हमारे देश की पहचान ज्यादातर हिंदी भाषा से ही है। हमारे देश की गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग हिंदी बोले, लेकिन वो किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकती, ना ही करती है। यही तो उसकी पॉलिसी है। अगर आप अपनी भाषा सीख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो और भी अच्छा है। फोर्स नहीं करती। यही हमारे देश की लैंग्वेज पॉलिसी है। और किसी भी, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन में मैं बैठता हूं, तो मेरे सामने लैंग्वेज ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है, लैंग्वेज ऑप्ट। मैं लैंग्वेज चूज कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो जैसे ही मैं अलग अलग स्टेट्स में आता हूं, वो लैंग्वेज ऑप्शंस अलग होंगे। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से बैठ रहा हूं, हर स्टेट की अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश इज मस्ट फॉर ऑल। आपके पेपर्स भी आपने देखा होगा कि 2 लैंग्वेजेस में आते हैं बोर्ड में, हिंदी इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश का पेपर हिंदी में नहीं आएगा और हिंदी का पेपर इंग्लिश में नहीं आएगा, वो चीज अलग है। क्योंकि हमने जो लैंग्वेज ऑप्ट करी है वो हिंदी इंग्लिश ही करी है। तो ये था हमारे देश की लैंग्वेज पॉलिसी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। अब देखो कैसे रिलेशन है। रिलेशन तो अच्छे हैं लेकिन किए गए हैं वो। एक दौर था 1991 से पहले का। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट बनती थी ज्यादातर, एक ही पार्टी, कांग्रेस। और पूरे देश में ज्यादातर स्टेट्स में भी उसी की पार्टी बनती थी। लेकिन उस समय एक गड़बड़ थी। एग्जाम्पल देखिए, समझना, एग्जाम्पल से समझना जरा। पूरे देश में कांग्रेस है, और मान लीजिए हमारे देश में 5 स्टेट है, ABCDE। वहां पर इन 4 स्टेट्स में कांग्रेस है और एक में अदर पार्टी है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 4 स्टेट्स को अपने फ्री होकर काम करने देगी? नहीं करने देगी। वो इनसे वही करवाएगी कि आप मेरी पार्टी को वही करो जो मैं कहती हूं। तो वही जो लास्ट गवर्नमेंट है वो तो अपनी चलाएगी, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके पहले इस पार्टी को हटवा देती थी। तो इसका मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन पहले अच्छे नहीं थे। अगर आप उसी पार्टी के हो तो भी प्रॉब्लम, अगर नहीं हो तो ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन 1991 के बाद क्या चेंज हुए? 2 चेंज हुए। 1991 के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई। और जब वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनी तो क्या हुआ, किसी भी एक पार्टी के लिए इंपॉसिबल हो गया लगभग कि वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सकती थी। और स्टेट में वो पार्टी ज्यादा पॉपुलर हो गई जो वहां की लोकल हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बनी नहीं पाती थी। तो उसे अदर पार्टीज के साथ मिलकर कोलिएशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। और वो कोलिएशन गवर्नमेंट की वजह से उसे पावर शेयर करनी पड़ती थी, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता था। समझ में आया? सबके साथ। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ पास कर दिया था कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं हटा सकती है। और ये लॉ पास होने के बाद तो सेंटर स्टेट रिलेशंस और अच्छे होते चले गए। आप अपनी बुक में देखना, एक फोटो दिया हुआ है। एक फोटो में एक लीडर जो है चेयर बैठा हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के नेम लिखे हुए हैं, बॉम्ब वाले। एक आग रखी हुई है पास में, वो कोलिशन लिखा हुआ वहां पर। वो इसलिए लिखा है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, जब भी वो आग गिरेगी तो बम पड़ जाएगा और पार्टी खत्म हो जाएगी। यही था सेंटर स्टेट रिलेशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो डिसेंट्रलाइजेशन का आता है। डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम इसमें टॉपिक में बात करें
तो थोड़ा अलग टॉपिक है ये। इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई छोटे स्टेट्स है, जैसे स्टेट्स नहीं, हम कंट्री की बात करते हैं। बेल्जियम कोई ज़्यादा बड़ा देश नहीं था, इटली कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह है यूरोपियन कंट्रीज के जिससे बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, लेकिन वहां पर भी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन वहां पर सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी इजिली आसानी से सॉल्व कर सकती थी प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन हमारा देश, जिसके स्टेट्स ही कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से बड़े हैं, सोचिए यूपी, जिसकी पॉपुलेशन ही इतनी है कि जितनी इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है, रशिया की, केवल यूपी की पॉपुलेशन इतनी है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे देश में 1 और 2 लेवल भी पूरे देश की पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। When the power of central government and the state government is shared with the local government is known as decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन से फायदे बहुत हैं। अब फायदे क्या क्या है, एक एग्जांपल सुना। मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट नहीं है और मेरी कॉलोनी का हैंडपंप खराब हो गया है और ज्यादातर लोग उसी से पानी भरते हैं। मैंने फोन मिलाया सीएम साहब को, अरे सीएम साहब मेरी कॉलोनी का हैंडपंप खराब हो गया। वो कौन सी कॉलोनी है? मैंने कहा ये कॉलोनी है, चलो दिखवाते हैं। अब उन्हें क्या पता वो कॉलोनी कहां है, उस कॉलोनी में कौन सी गली है, कहां पर क्या जाएंगे। लेकिन लोकल लेवल की अगर गवर्नमेंट होती तो उसे सब पता होता। सपोज करके देखिए, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसे सब पता होगा कि ये वाली कॉलोनी कहां पर है, वो कॉलोनी कहां पर है, वो गली कहां पर है, वो हैंडपंप कहां लगा हुआ है, सब उनके पास रिकॉर्ड होगा। इट कैन बी इजिली सॉल्व। समझ में आई पहले इसकी फायदे क्या होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के? सेकेंड फायदा ये है कि इससे डेमोक्रेसी और डीप होती है। कैसे होती है? कि यहां की पब्लिक भी उन लीडर्स के पास जाकर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है, और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसे पता होता है कि मुझे कहां पैसा डेवलपमेंट पे खर्च करना और कहां नहीं करना है। उसे सारी नॉलेज होती है उस एरिया की। बेटर नॉलेज तो बेटर डेवलपमेंट होता है, और पीपल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। और डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे देश में जब भी ये पॉलिसी मतलब ये शुरू हुआ था ना, तो उस समय खटपट थी, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि हमारी पावर कोई छीन ली जाए, हर कोई नहीं चाहता। इसीलिए हमारे देश में पहले या तो इलेक्शंस नहीं कराए जाते थे इसके, और कराए भी जाते थे ना तो पावर को शेयर नहीं करा जाता था। फिर चेंजेस आए हमारे देश में। डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे बड़े चेंजेस आए थे वो 1992 के बाद आए थे। अब जरा चेंजेस देखना। अब सबसे पहला चेंज मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस कराएगी लोकल गवर्नमेंट के। नाउ इट इज अ मैंडेटरी। सेकेंड पॉइंट, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड लोगों के लिए। थर्ड पॉइंट, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई इसमें, 33%। इस लोकल गवर्नमेंट 33% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया। फोर्थ पॉइंट, इस गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस कराई स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और वो रेस्पॉन्सिबल था इस इलेक्शंस को कराने के लिए इन फ्री एंड फेयर मैनर। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया इसके लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट को कंपल्सरी कर दिया गया कि वो अपनी पावर और रिसोर्स भी शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट के साथ। ये वो पॉइंट्स थे जो उसमें चेंज किए गए थे। मतलब इसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा मजबूती से हमारे इंडिया में आ चुका था। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की एक पॉइंट्स की जो गांव में होती है, पंचायत। पंचायत पंचायत का नाम सुनते ही आपको लगा होगा जैसे एक पंचायत लग गई। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं इस लोकल गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले देखो, पंचायत हमारे देश में जो भी होती है वो ग्राम सभा के लोग उसे अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं मतलब। तो हमारे देश में जो पंचायत आती है वो ज्यादातर विलेज एरियाज में होती है, रूरल एरियाज में।
हमारे देश में हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज जो है तो उसकी एक पंचायत जरूर होगी, और उस पंचायत के वार्ड मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं पहले। वार्ड मेंबर्स को हम कहते हैं पंच, और उनका जो हेड इलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सरपंच। जैसे हमारे सिटीज वगैरह में भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, और उसका जो हेड होता है मतलब या तो वो मेयर होता है या चेयरमैन होता है। इसी तरीके से वहां पर पंच और सरपंच होता है। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में क्या बनी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के मेंबर। हर उस गांव का या उस वार्ड का जो भी अडल्ट मेंबर होगा वो वोट देता था उन्हें इलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं साल में 2 या 3 बार, और केवल पंच वगैरह नहीं करते, सरपंच नहीं करते, बल्कि ये सारे मेंबर्स करेंगे ग्राम सभा के, और सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि कहां पर क्या करना है विलेज डेवलपमेंट में। इसके बाद जरा ध्यान समझना जो मैं बताने वाला हूं। कुछ ग्राम पंचायत आपस में मिल जाती है। कुछ ग्राम पंचायत जब आपस में मिल जाती है तो क्या बनाती है, वो पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बनाती है। याद रखना, कुछ ग्राम पंचायत किसी एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे एरियाज में उन्होंने अपनी अपनी क्या बना ली, ब्लॉक, समिति या मंडल। और इसके जो पर्सन होते हैं उसे इलेक्ट कौन करता है, यही ग्राम पंचायत के मेंबर सिलेक्ट करते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के। उसके बाद जो डिफरेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति बनी है ना, वो सब जब आपस में मिल जाती है ना, जब वो बनाती हैं जिला परिषद। और जिला परिषद के ज्यादातर मेंबर इलेक्टेड होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के एमपी, एमएलए या अदर डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। और जिला परिषद का हेड जो होता है वो चेयरपर्सन कहलाता है, चेयरपर्सन। तो इस तरीके से एक ग्राम पंचायत जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चली जाती है। ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत ने मिलकर ब्लॉक, समिति, मंडल बनाए, और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की सारी ब्लॉक, समिति, मंडल बनकर क्या बन गया, जिला परिषद बन गया था। अब रूरल एरियाज के बाद अर्बन एरियाज में पढ़ते हैं। अर्बन एरियाज में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाऊंगा। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम। म्युनिसिपैलिटी जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, उसका जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, और वो बेसिकली स्मॉल टाउन्स में होता है। तो वहीं नगर निगम जो होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, और वो बड़े बड़े शहरों में होता है। ये थी हमारे देश की लोकल गवर्नमेंट्स। आपको पता है कि हमारे देश में 34 लाख से ज्यादा लोग इलेक्टेड हैं, और इतनी तो कई सारे देशों की पॉपुलेशन तक नहीं है जितने हमारे यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन तब भी हमारे देश में देखा गया है कि कई जगह से रिपोर्ट्स आती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अभी भी अपनी पावर को शेयर नहीं करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन हाँ, इससे एक फायदा भी हुआ है। हमारे यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट को, वुमेन्स को आगे आने का मौका मिला है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है पॉलिटिक्स में। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की सक्सेस अभी भी काफी पीछे है, उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर शेयर नहीं करती है। तो यही था आज का हमारा चैप्टर, और इसी के साथ आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, और प्लीज चैप्टर से जुड़े जो भी डाउट है या तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर वेडनेसडे और संडे को जब मैं आपके सामने लाइव आऊंगा 3:30 पर, तब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।